नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और आज हम लोग इस क्लास में साउंड के एमसीक्यू करने वाले हैं। ये एनटीपीसी का जो सीरीज चल रहा है आपके साइंस का, उसका सेकंड ये वीडियो होने वाला है। बहुत सराहा आप लोगों ने पहले वीडियो को, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास कोर्स भी अवेलेबल है। आप एनटीपीसी का कोर्स परचेस करके अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ कर सकते हैं। ठीक है, साथ में मैं ये चाहूँगा कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करने के इच्छुक हैं उन तक ये वीडियोस पहुंच पाए। और कुछ क्वेश्चंस की कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जो ये क्वेश्चंस करते रहते हैं लगातार कि सर ये क्या प्रयोगशाला टेक्नीशियन में काम आ जाएगा, प्रयोगशाला परिचारक में काम आएगा या नहीं आएगा, या उसकी जो सीरीज चल रही है इसमें काम आएगा कि नहीं आएगा। तो साइंस ही सब्जेक्ट है, तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि साइंस का कहीं पर भी पढ़ाया जा रहा हो या कैसा भी एमसीक्यू हो काम नहीं आएगा। बिल्कुल काम आएगा। क्या पता आपके पाले में कुछ ऐसा थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन ही गिर जाए, तो उसके लिए आपको सभी वीडियोस को देखते चलना है। चाहे वो प्रयोगशाला परिचारक की सीरीज चल रहे हो तो एनटीपीसी वाले स्टूडेंट्स उसको भी देखा करें, और जो एनटीपीसी की सीरीज चल रही है उसको प्रयोगशाला परिचारक वाले स्टूडेंट्स भी देखा करें। टेक्नीशियन के लिए मैं बोलता हूँ कि काम आ जाएगा, लेकिन आपको इससे हायर लेवल की तैयारियां करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम लोग साउंड के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? ध्वनि तरंग की खाली स्थान में यात्रा नहीं कर सकती। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन। ऑप्शन ए है एयर, वाटर, वैक्यूम, स्टील। किसमें नहीं कर सकता? तो पहले तो आपको ध्वनि के बारे में मालूम होना चाहिए। जब मैंने लाइट पढ़ाया तो बोला लाइट वेव होता है, वैसे ही साउंड भी आपका एक प्रकार का वेव होता है। वेव बेसिकली टू टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक मैकेनिकल वेव। आपका मैकेनिकल वेव में हम लोग लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को, ठीक है। और आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसमें हम लोग लेते हैं ट्रांसवर्स वेव को, अनुप्रस्थ तरंगों को, जो साइनसोइडल वेव फॉर्म में चलता है। तो प्रकाश साइनसोइडल वेव फॉर्म में चलती थी, ये जो चलता है लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म में चलता है। और जो भी चीजें लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म में चलती हैं उसके लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव आपके मैकेनिकल वेव कहलाते हैं। तो यांत्रिक तरंगों के लिए आपको पूछा जाए तो भी माध्यम की आवश्यकता होगी। अनुदैर्ध्य तरंग बोले या लॉन्गिट्यूडनल वेव बोले, उसके लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम क्या होते हैं? आपके 5 प्रकार के मीडियम बोल सकते हो, बेसिकली 3, एयर, वाटर और आपका गैस। देन प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन, अलग अलग चीजें होती है, बट प्लाज्मा स्टेट तक लेते हैं कि साउंड उसमें ट्रेवल कर सकता है। तो बचा क्या? वैक्यूम। वैक्यूम किसी भी प्रकार का मीडियम नहीं होता, तो आपका जो साउंड है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाएगा। यही पूछा था कि ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर पाती, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निर्वात में ये ट्रेवल नहीं कर पाते क्योंकि इसके लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। मीडियम अगर नहीं है तो कभी भी आपका साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, तो वैक्यूम में नहीं करता। बाकी एयर में करेगा, वाटर में करेगा, स्टील आपका सॉलिड है तो सॉलिड में भी करता है, ठीक है। और जो ये तरंगे होती हैं, ये ध्वनि तरंगे होती हैं, ये आपके घनत्व पर भी डिपेंड करती है। जिस पदार्थ का घनत्व सबसे ज्यादा होता है उसमें साउंड इजिली ट्रेवल कर पाता है। अब तीनों में भी पूछे ना, अगर आपको एयर, वाटर और स्टील में किसमें सबसे ज्यादा साउंड ट्रेवल करता है, तो स्टील में करेगा क्योंकि स्टील सॉलिड है। और सॉलिड में भी अलग अलग प्रकार के सॉलिड होंगे, कुछ स्टील होगा, कुछ प्लास्टिक होगा, कुछ लकड़ी होंगी, कुछ एल्यूमिनियम होगा, तो उनमें भी अलग अलग होती हैं जो आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो एयर, वाटर या फिर लिक्विड बोले या फिर सॉलिड बोले, तीनों में किसमें सबसे ज्यादा? तो सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो डेंसिटी ज्यादा तो स्पीड भी, वेग भी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा साउंड की। और दूसरा चीज होता है, इसके साथ साथ घनत्व के साथ साथ आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी तेज है किसी भी साउंड की तो वो तेज दूरी तक, ज्यादा दूरी तक चलती है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। एक चीज और ध्यान रख लेना, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी भी पूछा जाता है क्वेश्चन प्रश्नों में।
कि बताइए किसी पदार्थ की इलास्टिसिटी अगर ज्यादा है तो साउंड क्या करेगा? अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है ना तो साउंड भी ज्यादा तेजी से ट्रैवल करेगा। तो इलास्टिसिटी अगर ज्यादा है तो साउंड भी ज्यादा ट्रैवल करता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर आपका वैक्यूम था, ये ध्यान में रखना। कैसा कैसा वेव है ये सब मैंने बता दिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे ब्लैंक तरंगे कौन सी तरंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? कौन सा गलत है चार में से? साउंड वेव्स आर ब्लैंक वेव्स। कैसी वेव्स होती है? अभी मैंने बताया क्या? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में भी क्या? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ऑप्शन दिया प्रेशर, नहीं। लॉन्गिट्यूडनल, बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो कौन सा असत्य है बोला है? तो लॉन्गिट्यूडनल तो सही हो गया वेव के फॉर्म में। और क्या दिया आपका? यांत्रिक तरंगे, हाँ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे ये नहीं होती है। प्रेशर के कारण ये आगे फैल पाती हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये तो तरंग का प्रकार ही नहीं है। तो कौन सा सत्य हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो नहीं होता। कौन नहीं होता? ये आपका ध्वनि जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव? कौन सा नहीं है साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स? ऑप्शन ए है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, स्पीड, डेंसिटी। सिंपल सा प्रश्न था। आपको साउंड की क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए, क्वालिटी बोलता हूँ, या फिर कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। भाई ये साउंड जब भी ट्रैवल करता है ना तो ऐसे सबसे पहले, या तो फिर ऐसे बोलूं, ये संपीड़न हो गया, ये विरलन हुआ, ये संपीड़न हो गया, ये विरलन हो गया। इस प्रकार से ट्रैवल करती है। मतलब वो एक जगह क्या हो जाती है? डेंस हो जाती है, एक जगह रेयर हो जाती है, एक जगह डेंस हो जाती है, एक जगह रेयर हो जाती है। ऐसे करके ट्रैवल करती है। और जब ये ऐसे ही लगातार दो बार ये संपीड़ित होगी या फिर डेंस होगी तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। मतलब उसमें क्या आता है आपका? तरंग दैर्ध्य, मतलब आपका वेव लेंथ आता है। तो वेव लेंथ तो होता है उसके कैरेक्टर में, वेव लेंथ आ जाएगा, वेव लेंथ। अब इसी वेव लेंथ का ये क्या हो रहा है? अपने ये इधर सीधा की ओर चलना था, तो ये जितना ज्यादा फैलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जितना ये अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर फैलता है उसी को हम लोग बोलते हैं इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ही क्या कहलाता है आपका? आयाम। आयाम तो होता ही है। तो विशेषता नहीं है पूछा तो ये तो है भैया। अब वेवलेंथ आ रहा है तो कुछ दूरी है। वेवलेंथ क्या होता है आपका? डेल लैम्डा क्या होता है? डेल बोलता हूँ, लैम्डा क्या होता है? दूरी है। दूरी किसी समय में तो तय करेगा, तो समय होता है, समय अवधि होती है, इसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये तो होता ही होगा। ठीक है, ये होता ही होता है। और उस दिए गए समय में कितने बार संपीड़ित या विरलित हो रहा है, यही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो फ्रीक्वेंसी भी होती ही होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो दोनों तो होते हैं। एक आपका ऑप्शन दिया था, क्या दिया देख लेते हैं। दोनों तो होते हैं। स्पीड तो गति तो होगी ना भैया, किस गति से जा रही होगी? दो बार संपीड़ित और विरलित होने का घटना जो है कम या ज्यादा समय में हो सकता था, उसका तो वेलोसिटी होगा या स्पीड होगा। डेंसिटी नहीं होती, इसके कैरेक्टर में डेंसिटी नहीं आता। ध्वनि का कोई घनत्व नहीं होता है, ध्वनि का कोई भी घनत्व नहीं होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी विशेषता नहीं है? कैरेक्टर नहीं है, डेंसिटी इसकी कैरेक्टर नहीं होती है। तो ये आपकी तीनों चीजें हो गई, ये ध्यान में रखना। घनत्व इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? ऑन व्हाट डज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव डिपेंड्स ऑन? किस पर डिपेंड करेगा? ऑप्शन ए दिया है वस्तु के टेम्परेचर पर, मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की सामग्री पर, फिर उसके आगे दिया है आपका वस्तु की गुणवत्ता पर, मतलब कैसे क्वालिटी का है, और वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर। किस पर निर्भर करेगा आयाम? अभी आयाम के बारे में बताया, मैं क्या बोल रहा हूं कि माध्य स्थिति, मीन पोजीशन, अगर साउंड इस डायरेक्शन में चल रहा था तो इसके मीन पोजीशन के ऊपर ये कितना जा रहा है, नीचे कितना जा रहा है। अगर मैं ट्रांसवर्स वेव के रूप में अगर इसको दर्शा दूं तो वैसे तो ये मैंने बता दिया, ऐसे फिर धीरे, फिर ऐसे, फिर ये कम ज्यादा कम होते हुए फैलता है, कंपन करते हुए बढ़ता है ना। ध्वनि हमेशा कंपन में चलेगा, बिना कंपन के कभी ये आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, बिना वाइब्रेशन के एक ध्वनि हो ही नहीं सकता, वाइब्रेशन होता ही होता है तब साउंड बढ़ता है आगे। तो ये अपनी मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे कितना आगे पीछे जाता है, ये इसका क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो भैया आयाम कैसे बनेगा? अभी मैंने बोला कंपन की आवश्यकता होती है, तो बिना कंपन के आयाम आ जाएगा क्या ध्वनि के लिए? नहीं आएगा। तो वस्तु का ताप हो ना हो डिपेंड नहीं करता, सामग्री कैसी है कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडियम होना चाहिए ना, चाहे लिक्विड हो, चाहे एयर हो, चाहे सॉलिड हो, सामग्री कैसी भी हो चलेगी, ताप कैसा भी हो चलेगा। गुणता किस भी क्वालिटी, खराब क्वालिटी का स्टील हो तो भी चलेगा, अच्छी क्वालिटी का स्टील हो तो भी चलेगा। तो किस पर? ये तीनों पर थोड़ी डिपेंड कर रहा है, कोई भी चीज ला लो, डिपेंड कर रहा है वस्तु के कंपन कर। तो वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल, जितने जोर से आप स्टील पर वार करोगे ना उतना तेज आवाज निकलेगा, और जितना हल्के से वार करोगे उतना कम। तो आपने बल कम लगाया तो वाइब्रेशन कम हुआ,
आपने बल ज्यादा लगाया तो वाइब्रेशन ज्यादा होगा, और वाइब्रेशन ज्यादा होगा तो फैलेगा भी साउंड ज्यादा, तो वही है एम्पलीट्यूड, आयाम। तो क्या करता है, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल, फोर्स यूज्ड टू मेक द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे, तो इस पर डिपेंड करता है वाइब्रेशन पर। अगला है, किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति को एसआई मात्रा को नाम दिया गया है? भैया आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, द एसआई यूनिट ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ विच फिजिसिस्ट? ठीक है, फिजिसिस्ट, किस फिजिसिस्ट के नाम पर रखा गया है, किस भौतिक शास्त्री के नाम पर रखा गया है? सिंपल सा चीज है, आपको फ्रीक्वेंसी बोल दिया ना, तो फ्रीक्वेंसी का हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, हर्ट्ज, जिसके नाम में हर्ट्ज दिख रहा है वो आंसर ऑप्शन बी, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। पूरा नाम याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे जेम्स वॉट, वॉट किसके नाम पर दिया होगा? अरे 4 नाम देख लो ना, उसी ने तो क्या दिया था आपको, पावर जनरेट करके दिया, तो जेम्स वॉट नाम हो जाएगा। जूल, तो कुछ भी उसका नाम हो, जूल पीछे दिख गया, आंसर हो जाएगा। तो वैसे ही हर्ट्ज, बाकी में कहीं था क्या? नहीं था। तो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मात्रक जब हर्ट्ज है, ऐसा ही मात्रक आपको पता है, ऐसा ही यूनिट पता है, तो ये राइट आंसर होता है। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, इसने ही दिया था, फ्रीक्वेंसी बताया था इसने बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न रेलवे बहुत पूछता है किसी के नाम पर। जैसे कि पिछले क्लास में क्या था, आपके सीवी रमन जी के बारे में पूछा गया था, तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, बहुत से लोगों ने उसका जवाब भी दिया। मैं नाम रीड कर देता हूं एक बार। आप लोगों ने उसमें बहुत अच्छा कमेंट किया कि सीवी रमन जी को जो नोबेल प्राइज मिला था वो किस पर मिला था, किस बेसिस पर मिला था? तो आप लोगों ने बताया रमन इफेक्ट पर। बहुत सही जवाब था, वो रमन इफेक्ट पर ही दिया गया था। ठीक है, ऐसी चीजों को मैं पूछता हूं ताकि आप लोग का दिमाग चले थोड़ा सा। ठीक है, वरना याद तो सारी चीजें यार रट के भी कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि हाँ मुझे ये जवाब देना है, तब वो आपके माइंड में छप जाएगा कि हाँ, आप सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज मिला था रमन इफेक्ट के जरिए। रमन इफेक्ट सबको मालूम था, लेकिन नोबेल पुरस्कार शायद ना याद रहा हो, तो 1930 अब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक। 39 क्वेश्चन का मैंने जवाब पूछा था, उसका उत्तल दर्पण राइट आंसर था, आप लोगों ने जवाब दिया उसका, मोनिका साहू जी ने जवाब दिया। ठीक है, 44 का पॉजिटिव आना था आंसर, प्रियंका जी ने जवाब दिया, सही है। 39 का कॉन्वेक्स बताया, उत्तल दर्पण सही है। मीनू नाम है इनका, मीनू राठौर जी, 44 का भी इन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, मीनू जी ने रमन प्रभाव को भी बताया। ठीक, देन साक्षी जी ने भी बताया 39 का आंसर। साक्षी जी पूछ रही क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होना चाहिए? मैडम उसमें एक गुना में था, एक स्लाइस में था, मतलब बटे में था। ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर होगा क्योंकि वो बटे में दिया था, क्योंकि हवा के सापेक्ष जो वेग है प्रकाश का, बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, ये आपका होता है अपवर्तनांक का सूत्र। तो गुना नहीं होता, वो बटा होता है, तो वो सही आंसर होगा। ठीक है, प्रियंका जी ने भी जवाब दिया है, तो ये आपके सही आंसर थे। 39 का आपका उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स लेंस होना था, 44 का आपका पॉजिटिव आंसर होना था, 39 और 44 का मैंने पूछा था। साथ में मैंने सीवी रमन के बारे में पूछा था किस इफेक्ट के कारण, तो रमन इफेक्ट के कारण उनको दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व के किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम टेकन बाय अ साउंड वेव फॉर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम? एक दोलन का मतलब क्या समझ रहे हो आप? एक ऑक्सीलेशन, जैसे अगर पेंडुलम के बारे में बात करें, पेंडुलम में होता है ऑक्सीलेशन मूवमेंट, तो ये एक गया, फिर बीच में आया, फिर ये पीछे गया, फिर बीच में आया, तो ऐसे करके ये जो हिलता है ना पेंडुलम, वो एक ऑक्सीलेशन कहलाता है। मतलब अपना मीन पोजीशन से इधर गया, फिर मीन पोजीशन पर आकर इधर गया, फिर वापस यहीं आया, तो ये एक दोलन कहलाता है। इसी को हम लोग ट्रांसवर्स वे में जब बोलते हैं तो ये एक और ये दो, ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक दोलन, एक ऑक्सीलेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसी को सेम हम लोग जब ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वे में बोलते हैं तो ये संपीड़न, ये विरलन, फिर ये संपीड़न, फिर ये विरलन, तो दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं इसमें क्या, एक दोलन बोल सकते हो, या फिर एक संपीड़न और एक विरलन कंप्लीट करने का जो समय, जो टोटल कंप्लीट करने का जो कार्य है उसको हम लोग एक दोलन बोल सकते हैं। ठीक, तो ये ध्यान में रखना, कितना एक दोलन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही पूछा है एक दोलन में लगने वाला समय, तो समय किससे रिलेट होगा? आवर्तकाल, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, आयाम, तो पीरियड, पीरियड को ही तो समय बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड ही तो बोलते हैं क्या, तो आवर्तकाल आपका राइट आंसर होगा। तो आवर्तकाल क्या होता है? किसी भी साउंड के लिए एक बार संपीड़ित होना और एक बार विदलित होना, तो एक बार डेंस, उसका मतलब कणों का आपस में टकराना, घना हो जाना, सघन हो जाना, और एक बार विदलित हो जाना, यही आपका क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। ये ध्यान में रखना। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वही एकांक समय में, मतलब यूनिट टाइम पर, उसी यूनिट टाइम पर ये कितने बार संपीड़ित और विदलित होता है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये दोनों के बीच में रिलेशन होता है,
फ्रीक्वेंसी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम पीरियड होता है, या इसी को टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब अगर किसी भी वेव की अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका टाइम पीरियड कम होगा, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उसका टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा, आवर्तकाल ज़्यादा होता है। मतलब आवर्तकाल कैसे ज़्यादा हो जाएगा, एक दोलन एक ऑक्सीलेशन करने में उसको ज़्यादा समय लगेगा। कैसे समझा देता हूँ, सिंपल सा ट्रांसवर्स वेव से समझा रहा हूँ, सेम लॉन्गिट्यूडिनल भी वही काम करता है। अगर ये किसी की वेवलेंथ ऐसी चल रही ना, ऐसे छोटी छोटी चल रही है, तो देखो ये कितनी बार संपीड़ित विरलित या फिर मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट तक जा पाया, इतना। लेकिन सेम इतने ही डिस्टेंस के लिए अगर इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा तो ये ऐसे चलेगा। तो देखो इस वाले में ये 4 बार चल रहा था ऊपर नीचे करके, इसमें केवल 1 बार चला। तो इसमें एक बार जो बड़े और छोटे आने साइकिल आने की फ्रीक्वेंसी थी वो 4 थी, मतलब 4 बार आया उतने ही टाइम पर। इसमें बड़े वाले में 1 ही बार आया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई ना, इसलिए इसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। मतलब ये वाला जो छोटा वाला वेवलेंथ है वो 1 सेकंड में 4 बार ऊपर नीचे होगा, और जो बड़ा वाला वेवलेंथ है वो केवल 1 सेकंड में 1 बार होगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम थी इसलिए टाइम पीरियड ज्यादा होगा। उल्टा होता है, जस्ट इनवर्स। समझ पाए तो बढ़िया है, ठीक है। तो ये होता है किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, दोनों इनवर्सली रिलेशन रखते हैं। देन वेवलेंथ, वेवलेंथ मैंने वही बोला ना, आपके एक बार संपीड़न और दूसरे संपीड़न होने के बीच की दूरी को ही हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। डिस्टेंस को बताता है, ट्रैवल करने वाली वेव की डिस्टेंस को बताता है, वेवलेंथ बोलते हैं। लैम्डा से इसको दर्शाते हैं। आयाम, एम्पलीट्यूड, कितना ऊपर और कितना नीचे ये सरक रहा अपने मीन पोजीशन के, वो आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये चीजें थी सारी की सारी। 7वां, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। अच्छा, निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। साउंड वेव ट्रेवल्स एट द फॉलोइंग स्पीड्स। ठीक, पहला है विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति पर। अच्छा, मतलब डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम्स। सही बात है, यही तो सही हो गया, पहला ही आंसर सही। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती, तो वही तो बोल रहा है, इन डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम्स। तो अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती, सही बात है। अगला देख लेते हैं, फिर भी क्या पता उपरोक्त सभी भी ऑप्शन में दिया हो। विभिन्न माध्यमों में एक ही गति नहीं, अलग अलग माध्यम में अलग अलग गति होगी, एक गति नहीं होगी, तो गलत हो गया ये। लकड़ी में 10 मीटर पर सेकंड, नहीं इतना नहीं होता, बहुत कम होता है। एक ही माध्यम में भिन्न गति, नहीं, एक ही माध्यम में एक ही प्रकार की गति होगी, तो ऑप्शन ए बस क्रिएट है। जैसे कि एयर में इसका स्पीड अलग होगा, वाटर में इसका स्पीड अलग होगा, सॉलिड में इसका स्पीड अलग होगा, तो अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की गति अलग अलग होती, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। 7वें का ऑप्शन ए, जिसमें टिक नहीं लगाया दोहरा के बता दिया। अगला प्रश्न है, साउंड वेव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साउंड वेव्स। ओके, पहला ऑप्शन दिया है कि ये 330 से 350 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से यात्रा कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, एयर में इसकी स्पीड इतनी होती है। अगला है ये मैकेनिकल वेव होते हैं, हाँ मैकेनिकल तरंगे होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। ऑप्शन सी, इसे यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। गलत बात, इससे आवश्यकता होती है, तो ये गलत हो गया आपका। राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा गलत था, तो यही गलत है भाई। और ये लंबी दूरी यात्रा नहीं कर सकती, कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती, बहुत लंबी लंबी यात्रा दूरी तय कर सकती है। और इसी का यूज हम लोग लंबी यात्रा तय करने के कारण सोनार में करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ताकि समुद्र के नीचे गहराई पर कोई पत्थर है, कोई जहाज डूबा हुआ है, उसकी पता लगाए, तो लंबी दूरी की यात्रा तय करती है। तो कौन सा गलत था इसमें, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें नहीं होती है बोला है। अगला प्रश्न, नर्म और छिद्र युक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है, विच टेक्निक इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब नॉइज यूजिंग सॉफ्ट एंड पोरोस सरफेस। तो पोरोस सरफेस जो रहता है ना, छिद्र युक्त जो सरफेस होता है ना, उसका यूज करते हैं ताकि इको ना हो, इको ना फैले, साउंड सामान्य रूप से चलता चले। जैसे आपके मूवी थिएटर आप जाते हो ना सिनेमा देखने, तो वहां देखना, वहां की दीवारों पर ऐसे छोटे छोटे छेद टाइप के बने होते हैं सेक्शन। कारण क्या होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं साउंड को। तो ये क्या होता है, छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग शोर को अवशोषित करने के लिए करते हैं ताकि गूंज ना हो। ठीक, तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है ध्वनिक सुरक्षा, एकॉस्टिक प्रोटेक्शन, श्रव्य सुरक्षा, ऑडिबल साइलेंस, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन या अवशोषण एब्जॉर्प्शन। तो ये जो प्रोसेस है अवशोषित करने का वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है, लेकिन ये जो टेक्निक है नर्म और छिद्रयुक्त सतह बनाने का, वो टेक्निक आपको कहलाता है एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। ये जो टेक्निक है वो ध्वनिक सुरक्षा एकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहलाती है। कार्य एब्जॉर्प्शन का ही हो रहा है, कार्य एब्जॉर्प्शन का ही हो रहा है, लेकिन टेक्निक क्या है यहाँ पर, ये जो
सतह बनाने का टेक्निक है वो ध्वनिक सुरक्षा कहलाती है, एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। इसलिए आप कितने भी साउंड में देखो थिएटर के अंतर्गत आपको पुरानी आवाज फिर से रिपीट सुनाई नहीं देती। पहले के जमाने के थिएटर में होता था कि एक बार जो आवाज आया वो दोबारा और सुनाई देता था रिफ्लेक्ट होकर, तो उसी को ठीक किया गया इसके माध्यम से, एकॉस्टिक प्रोटेक्शन के माध्यम से। ऑडिबल साइलेंस, ये श्रव्य सुरक्षा अलग चीज होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन तो आपके ध्वनि में नहीं होता, साउंड में नहीं होता, ये केवल लाइट में होता है, इसमें रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है। अगला प्रश्न, ध्वनि के खाली स्थान के कारण उत्पन्न होती साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, क्या है, अपवर्तन, कंपन, प्रतिबिंब या घूर्णन, मतलब रिफ्रैक्शन, वाइब्रेशन, रिफ्लेक्शन या फिर रोटेशन। तो भैया रोटेशन तो किसी भी कीमत पे नहीं आएगा, रोटेट करने से थोड़ी ना साउंड आएगा यार। आपको हमेशा मैंने बताया वाइब्रेशन से साउंड आता है। क्या? वाइब्रेशन से। आप किसी चम्मच से किसी चीज को मारो, वाइब्रेट होगा। मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुंह के पास के जो एयर है, इस पर जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट हो रहे हैं। जैसे मैंने ये बोला, ये मैं था, ठीक है, मान के चलो ये मैं बोल रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, तो यहाँ पर के एयर ना ऐसे वाइब्रेट होंगे, देन थोड़ी दूर में जाकर ऐसे थोड़ा थोड़ा फैलेंगे, देन ये फिर एकदम पास आ जाएंगे ऐसे, फिर ये थोड़ा 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 फैलेंगे। और यहाँ पर कोई दूसरा मेरा दोस्त खड़ा होगा, वो सुन रहा होगा कान से अपने, तो इसके पास आते तक ऐसे ये सुनाई देगा। और यहाँ पर क्या देता है? संवेदना देता है, यहाँ पर उसको ट्रिगर करता है कान को, तब वो जाकर सुनाई देता है। संवेदना के माध्यम से हम सुनते हैं, कंपन की संवेदना को हम लोग महसूस करते हैं, तब सुनाई देता है वो। तो कंपन वाइब्रेशन के माध्यम से ये ट्रेवल करता है, और जिस दिशा में आप चिल्ला रहे हो ना, उसी दिशा में ट्रेवल करते हुए जाएगा। अब ये गलत, ये मत समझना कि आप इस दिशा में टकरा रहे हो तो आपके पीछे जो खड़ा है उसको सुनाई नहीं देगा, देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन इसका डायरेक्शन जो होता है ना, ध्वनि जिस दिशा की ओर निकलती है, वेव जिस तरफ होते हैं उसकी दिशा भी उसी ओर हो जाती है, मेनली इसी डायरेक्शन में वो जाएगा, मेनली इधर उधर तो गूंजेगा ही, ठीक। तो ये कंपन वाइब्रेशन के कारण ही उत्पन्न होती है, बिना वाइब्रेशन, अगर किसी साउंड में वाइब्रेशन नहीं है तो आपको आवाज सुनाई ही नहीं देगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है। तो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन, जो मैं बोल रहा था ना, डेंस और रेयर कंडीशन होता है, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन जो होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? किरण का अपवर्तन होता है निम्नलिखित की भिन्नता के कारण। तो किरण का अपवर्तन, इसके रिफ्रैक्शन, लाइट के रिफ्रैक्शन या रे के रिफ्रैक्शन के कारण होता है क्या? नहीं। तापमान में डिफरेंस के कारण नहीं। ठंडी के दिन में भी सुनाई देता है, गर्मी के दिन में भी सुनाई देगा। एक ठंडे रूम में रहेगा, एक गर्म रूम में रहेगा तो भी सुनाई देगा, तो डिफरेंस कोई दिक्कत नहीं होता। हवा का दबाव ये हो सकता है, मैग्नेटिक डिफरेंस इसका भी कोई कारण लॉजिक नहीं होता, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हवा का दबाव। एयर प्रेशर, एयर आप जैसे बोलोगे ना तो यहाँ के एयर में प्रेशर आएगा, वो कंपन करने लगेंगे, तब आपको सुनाई देगा। तो एयर प्रेशर के कारण वाइब्रेशन आता है, और उसी के कारण दो घटनाएं होती हैं साउंड वेव में, एक कंप्रेशन का और एक रिफ्रैक्शन का। जैसे ही मैं बोला, पास की एयर ऐसे ऐसे कंप्रेस्ड हो गई, देन थोड़ी देर में जाकर ये फैली, देन फिर ये वापस कंप्रेस्ड हो गई, देन फिर फैली, देन फिर कंप्रेस्ड हो गई, ऐसे करके ये आगे की ओर बढ़ती है। तो समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को कि ये क्या घटना होती है। ये घटना होती है आपकी संपीड़न और विरलन की, किसके कारण? एयर प्रेशर के कारण, वाइब्रेशंस के कारण। और ये जो आपका संपीड़न वाला काम होता है ना, जो कंप्रेशन वाला होता है, यहाँ पर उच्च घनत्व होता है, हाई डेंसिटी होती है, उच्च घनत्व, हाई डेंसिटी, डेंसिटी ज्यादा होती है, और यहाँ पर लो डेंसिटी होती है। तो लो डेंसिटी का क्षेत्र आपके पूछा जाएगा अभी प्रश्न में कि बताइए, आप जब भी बोलते हैं कोई भी साउंड सुनाई देता है तो उसमें लोअर मीडियम का जो क्षेत्र होता है, लोअर माध्यम का क्षेत्र या लोअर डेंसिटी, यार मीडियम नहीं बोल सकते, डेंसिटी, लोअर डेंसिटी का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? आपका विरलन कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। और जो हायर डेंसिटी का साउंड होता है, ये जगह होता है, ये हिस्सा होता है, एरिया होता है, वो कंप्रेशन कहलाता है। तो संपीड़न के लिए क्या बोलते हैं हम लोग? हायर डेंसिटी या प्रेशर एरिया, और उसके लिए लोअर डेंसिटी या लोअर प्रेशर एरिया। तो ये हाई प्रेशर एरिया रहता है, ये लो प्रेशर एरिया रहता है, ये संपीड़न और ये विरलन। तो हाई डेंसिटी, हाई प्रेशर, दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकता है, ठीक। तो प्रश्न पूछेगा तो बता पाओगे मेरे ख्याल से। हाई प्रेशर एरिया या हाई डेंसिटी एरिया संपीड़न होती है, लो प्रेशर एरिया या लो डेंसिटी एरिया आपकी विरलीकरण या रिफ्रैक्शन होती है। तो हवा के दबाव के कारण ही होता है। अगला, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर्ड इन, किसमें? रेक्टर स्केल में, टेस्ला में, डेसिबल में, हर्ट्ज में। हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी का होता है, ये तो नहीं हो सकता। टेस्ला आप तो ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है। रिक्टर स्केल ये तो आप लोग किस में यूज करते हो? भूपंक पैमाने मापने में। ऑप्शन बचा डेसिबल। तो डेसिबल जो होता है ना, ये जो डेसिबल का बल है वो आपके साउंड का यूनिट होता है, लेकिन हम लोग इंटेंसिटी को मापने के लिए उसके 10वें भाग डेसिबल का यूज करते हैं, डीबी से इसको डिनोट करते हैं। डी
बी बल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसके लिए बी को बड़े से डिनोट कर रहे हैं। हर्ट्ज एच जेड लिख रहे हैं, मैं एच जेड ऐसे नहीं लिखता क्योंकि ये वैज्ञानिक के नाम पर है इसलिए कैपिटल से लिखते हैं। बल वैज्ञानिक का नाम था इसलिए कैपिटल से लिखते हैं। वॉट लिखना है तो कैपिटल के नाम से था इसलिए ऐसे लिखना है। समझ पा रहे हो? तो जो भी, जैसे मीटर है, मीटर किसी के नाम नहीं था इसलिए स्मॉल में लिखते हैं, तो जो भी कैपिटल लेटर में लिखा था ना वो किसी न किसी वैज्ञानिक के नाम पर रहता है। तो डेसिबल, बेल का 10वां भाग होता है डेसिबल, इससे हम लोग साउंड की इंटेंसिटी को मापते हैं। और इंटेंसिटी कुछ नहीं होता, ये केवल और केवल ना सोर्स पर डिपेंड करता है। जैसे आप अगर 100 वाट के सोर्स से साउंड सुन रहे हो तो आवाज वहां से ज्यादा आएगा, अगर 10 वाट के सोर्स से सुन रहे हो तो आवाज कम आएगा। तीव्रता लाउडनेस और सॉफ्टनेस को ही बताता है। ठीक, तो समझ पाए तीव्रता को किसमें मापते हैं? डेसिबल में मापा जाता है, याद रखना। अगला है ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज, अभी मैंने बताया था चौथे क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, किसने खोजा था? हर्ट्ज। ठीक है ना, तो ये क्या हर्ट्ज ने खोजा था, तो हर्ट्ज के नाम पर हम लोगों ने दिया फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बोले, लाइट की फ्रीक्वेंसी बोले, किसी की भी, हर्ट्ज में ही हम लोग फ्रीक्वेंसी को मापते हैं। तो हर्ट्ज ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 14वां नंबर का क्वेश्चन, ध्वनि निम्न में क्या है, क्या एक है? साउंड इज वन ऑफ द फॉलोइंग। ज्वारीय तरंग मतलब टाइडल वेव है, यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव है, सतही तरंग सरफेस वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या होता है भैया? ये मैकेनिकल वेव होता है। क्या होता है? मैकेनिकल वेव होता है एक प्रकार का। ठीक है, चलो, तो ये क्या होता है? मैकेनिकल वेव होता है, ध्यान में रखना क्या होता है, ये एक प्रकार का मैकेनिकल वेव होता है, बता चुका हूं मैं आप लोगों को। अगला प्रश्न, एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति है और उसका तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब ऐसे ना न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन रेलवे में आते ही हैं। अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3.5 kilohertz and its wavelength is 0.1 meter. How much time will it take to travel a distance of 700 meter? सिंपल सा चीज है, क्या क्या दिया है उसको देख लो। फ्रीक्वेंसी दे दिया है 3.5, ठीक है, किसमें किलो हर्ट्ज में दिया तो किलो हर्ट्ज आप लिख लो। लैम्डा दिया, लैम्डा दिया कितना दिया? 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, ठीक है। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य ही आपका डिस्टेंस होता है, मैंने बताया था सर, लेकिन इसमें अलग से और दिया 700 मीटर। हाँ, तो ये 700 मीटर बात कर रहे हैं ना, 700 मीटर की दूरी टोटल ट्रेवल करने के लिए कितना है? तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य तो 2 संपीड़न और 2 विरलन को बताता है भाई, 2 संपीड़न और 2 विरलन को बताता है तरंग दैर्ध्य। समझ में आया? एक संपीड़न से लेकर दूसरे संपीड़न तक की दूरी को, एक कंप्रेशन से लेकर दूसरे कंप्रेशन के, एक रिफ्रैक्शन से लेकर दूसरे रिफ्रैक्शन के बीच की दूरी आपकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और ये जितने नंबर ऑफ 1 सेकंड के अंदर जितने नंबर्स में होती है वही उसका फ्रीक्वेंसी हो जाता है। यही तो बात की। तो ये देगा ही देगा, जब तक ये नहीं देगा आप इसका स्पीड नहीं निकाल पाओगे, इसलिए ये देता है। फिर आपको पूछ रहा है घुमाने के लिए कि 700 मीटर को तय करने में कितना, ये नहीं कि आप इसी से मल्टीप्लाई कर दिए, इस 700 मीटर को अलग से निकालेंगे। अब ये दोनों है, हमको समय चाहिए, डिस्टेंस हमको पता है, टाइम हमें निकालना है, तो क्या पता होना चाहिए? और स्पीड पता होना चाहिए। तो साउंड की स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है एक आपका लैम्डा अपॉन एफ। v इक्वल टू लैम्डा अपॉन एफ होता है। क्या होता है? v इक्वल टू लैम्डा अपॉन एफ होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, v इक्वल टू लैम्डा अपॉन एफ। और यही लैम्डा अपॉन एफ ही तो क्या कहलाता है, या 1 अपॉन एफ ही क्या कहला रहा था? आपका टाइम कहला रहा था। अब ये टाइम हो गया, लैम्डा आपका डिस्टेंस हो गया, और यही तो क्या होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या मैंने, ये इंटू आपका एफ आएगा, इंटू एफ कैसे? ये स्पीड हो गया, ये कितना हो गया आपका? डिस्टेंस हो गया। वेवलेंथ क्या होता है? वेव का डिस्टेंस कहलाता है। एफ फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी बराबर मैंने आपको बताया था 1/t होता है टाइम। तो 1/t के जगह एफ रखो या एफ के जगह 1/t रखो, एक ही चीज निकलेगा आपका जब इसको लैम्डा के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे। तो 2 फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला हो गया आपका, और इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन टी। ये दोनों से आपकी वेलोसिटी निकलेगी। अब देखो आपके पास क्या मौजूद है, आपके पास क्या मौजूद है ये ध्यान में रखना।
ठीक है, आपके पास क्या मौजूद है ये ध्यान में रखना, तब ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक, अब इस दोनों में हम लोग जब देखते हैं तो हमारे पास जो है अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि एक तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है और एक हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी को अगर मैं 1/f कर दूंगा तो t निकल जाएगा, t निकलेगा, और t ही हमारा क्या होता है, टाइम। तो टाइम, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ स्पीड वेलोसिटी, यहाँ टाइम टाइम एंड डिस्टेंस लैम्डा, यही होगा। ठीक है, समझ पाए? तो ये मैं हटा दे रहा हूँ अभी जो कंपेयर करके आपको समझाया था। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना ना, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, ये वाला भी, इस तरीके से भी आप बना सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो। हमको अभी टी नहीं दिया, एफ दिया, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और क्या निकलेगा, हमारा वेलोसिटी निकलेगा। लैम्डा 0.1 है और हमारा फ्रीक्वेंसी 3.5 किलो हर्ट्ज है, तो किलो हर्ट्ज के लिए किलो का गुना कर दिया, देन हर्ट्ज। सॉल्व करूंगा तो ये 1 0 आएगा, 1 0 आएगा, ये डबल 0 कट गया। जिनका मैथ्स वीक है उनके लिए, जिनका मैथ स्ट्रांग है, सीधा से 2 0 हटता था, 35 धाम 350। ये आपकी वेलोसिटी निकल के आ गई। मुझे क्या चाहिए था, टाइम। तो टाइम चाहिए था मेरे पास, अब वेलोसिटी भी है और डिस्टेंस भी है। तो वेलोसिटी 350 बराबर, ये नॉर्मल आप फॉर्मूला आप यूज करोगे मैथ्स वाला। डिस्टेंस आपका 700 मीटर को ट्रेवल कराना है तो कितना समय लगेगा, टी टाइम लगेगा। ये 1 से 2 बार चले गया तो टी उधर गया, तो इधर क्या बचा आपका 2, तो 2 सेकंड आपका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। और ये क्वेश्चंस आते हैं रेलवे में, ध्यान रखना। ये दोनों ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद रखना आप। इसी को बार बार घुमा कर देगा, कभी v की वैल्यू पूछेगा, कभी लैम्डा की वैल्यू पूछेगा, कभी t की वैल्यू पूछेगा, कभी f की वैल्यू पूछेगा। है एक ही चीज। अगर आपको पता है ये वाला रिलेशन f = 1/t होता है, तो आप यहाँ पर पुट करके चारों चीजों को निकाल सकते हो। ठीक, जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से दोहरा कर देख लेना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ऑप्शन डी में था 2 सेकंड, तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण क्या करते हैं, द व्हेन साउंड पासेस थ्रू एयर द एयर पार्टिकल्स। सबसे फर्स्ट दिया कि तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते, कंपन नहीं करते, तो पहले ही गलत हो गया, कंपन करेगा। कंपन करते हैं लेकिन किसी निश्चित दिशा में नहीं करते। तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करते, नहीं लंबवत नहीं करते भैया, सीधा सीधा करते हैं। जिस दिशा में आप बोल रहे हो ना वैसे ही चलता है, ऐसे नहीं चलता है आवाज, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही चलेगा, तो किसी भी दिशा में निश्चित दिशा नहीं, उसकी दिशा निश्चित होती है। आप जिस ओर बोलोगे उसी ओर जाएगा। तरंग प्रसार की दिशा में, मतलब मेरा बोलने से मेरा वेव जो है, साउंड वेव है, अगर इधर जा रहा है, अगर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसी दिशाओं में ही क्या होगा, मेरा साउंड जाएगा। तो ये दिशा निश्चित होती है। तो तरंग प्रसार की दिशा में वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। और किस फॉर्म में, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, संपीड़न और विलयन के साथ चलेगा ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर ध्वनि भ्रमण करती है। साउंड वेव ट्रेवल्स एट द फॉलोइंग, विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति पर, डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम, विभिन्न माध्यमों में एक ही गति पर, लकड़ी में 10 मीटर पर सेकंड। सेम हो गया क्या क्वेश्चन ये? ऑप्शन इसका तो ए ही सही होगा, विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति पर। तो ध्यान में रखना, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 18वां आपका देख लेते हैं। ब्लैंक तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। तो ऐसा कौन सा साउंड है भैया जो इसको रास्ते में आने वाले के लिए पता लगाएंगी? अपश्रव्य ध्वनियां, अति पराध्वनिक, पराश्रव्य पराध्वनिक, मतलब सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक, ये हाइपरसोनिक कहलाता है, और ये आपका इंफ्रासोनिक। हाइपरसोनिक होता है वो अति पराध्वनिक। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होता है? तो चमगादड़ जो होता है ना, ये आपके अल्ट्रासोनिक साउंड्स को मेजर करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है? जो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव बोलते हैं। और इसको चमगादड़ सुन सकता है, कुत्ते बिल्ली सुन सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। तो इंफ्रासोनिक, सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक और सुपरसोनिक, ये सुपरसोनिक पराध्वनिक होता है, ये हाइपरसोनिक होगा, याद रखना। ठीक है, तो पराश्रव्य ध्वनियों को सुनते हैं तो अल्ट्रासोनिक आपका राइट आंसर होगा 18 का सी। किसको? अल्ट्रासोनिक को सुनते हैं, 18 का सी याद रखना। अल्ट्रासोनिक साउंड्स को वो लोग सुनते हैं।
अगला प्रश्न, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक की क्या होती है? अभी मैंने बताया कितना होती है, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है, प्लस 20 किलो हर्ट्ज से प्लस किसमें है, देख लो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज नहीं, ये तो हम लोग सुनते हैं, सामान्य मनुष्य की है ये। 20 हर्ट्ज से कम ये इंफ्रासोनिक कहलाता है, ये भी नहीं है। 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई बैंडविड्थ निर्धारित नहीं है कि नहीं, निर्धारित है, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होना चाहिए। अब बात करते हैं ना, इसके कुछ यूजेस हैं, आप लोग लिख लो। जैसे चिमनियां होती है ना जो बड़े बड़े कारखानों की, वो चिमनी धुआं निकालने के लिए रहती है, और वो जब ज्यादा ही काली हो जाती है तो इसी अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करके उन चिमनियों को साफ किया जाता है। तो चिमनी को साफ करने में पहला तो ये चिमनी साफ करने में, अच्छा ठीक है। दूसरा क्या साफ करने में, दूसरा जो घड़ियों के कल पुर्जे होते हैं ना, बड़े बड़े जो हैवी कपड़े होते हैं, बहुत महंगे महंगे कपड़े होते हैं, उनकी अगर सफाई करनी है तो उनके लिए यूज करते हैं। तो घड़ी लिख लो, महंगे कपड़े लिख लो, इनकी सफाई करने में अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। तीसरा, जो दूध के बैक्टीरिया होते हैं ना, हानिकारक बैक्टीरिया, तो उनको मारने के लिए, दूध के हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है। चौथा, जो शरीर में अगर गठिया रोग हो जाए या ट्यूमर हो जाता है ना, ब्रेन ट्यूमर या जगह जगह पर ट्यूमर होते हैं, उन ट्यूमर की पहचान करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो ट्यूमर लिख लो, ट्यूमर की पहचान करने के लिए, ठीक है। पांचवा और क्या बोल सकते हैं इसको अल्ट्रासोनिक का, एक तो चमगादड़ लोग यूज कर रहे हैं, ये यूज हो गया, चिमनी हो गया, घड़ी हो गया, दूध हो गया, ट्यूमर्स हो गए। और क्या हो सकते हैं इसके, संकेत भेज सकते हैं हम लोग, मतलब सिग्नल, अगर सिग्नल भेजना है तो हम लोग इसके यूज कर सकते हैं। समुद्र की गहराई, जो सोनार के माध्यम से हम लोग समुद्र की गहराई मापते हैं ना, समुद्र की गहराई मापने में भी इसका यूज करते हैं। और समुद्र की गहराई को मापने का मात्रक क्या है बताइएगा। जो कोर्स के साथ जुड़े हैं उनको तो मैंने पढ़ाया ही है, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स को अगर मालूम है तो समुद्र की गहराई मापने का मात्रक क्या होता है। जैसे कि लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, मास का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, वैसे ही समुद्र की गहराई का भी मात्रक होता है। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें यूजेस को याद रखना, अल्ट्रासोनिक साउंड को याद रखना, चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली, ये लोग सुन पाते, हम नहीं सुन पाते। सामान्य मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है, अभी मैंने बताया, कमेंट करके बताना कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सामान्य मनुष्य के लिए द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन इज अप्रोक्सीमेटली अप टू, कितना होता है अभी मैंने बताया था। 21वां, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति किस रूप में जानी जाती है। स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज नोन एज सुपरसोनिक, सोलर, इंफ्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक, किस फॉर्म में होता है भैया। जो भी ध्वनि पर, जो भी यान है या जो भी पदार्थ है, अगर वो ऑब्जेक्ट ध्वनि की स्पीड से 330 से 333 किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से तेज गति से अगर उड़ने लग गई तो उसको किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है सुपरसोनिक, सोलर, इंफ्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक। तो ये सुपरसोनिक बोलते हैं हम लोग, कैसे बोलते हैं, सुपरसोनिक बोलते हैं। तो सुपरसोनिक मिसाइल का मतलब यही होता है कि वो हवा की गति से भी तेज चलेगी, हवा में जो साउंड की गति है उससे भी तेज गति से चलता है, तो उसको हम लोग सुपरसोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसी को, पराध्वनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, पराध्वनिक बोलते हैं, ये ध्यान में रखना, पराध्वनिक बोलते हैं। पराश्रव्य अलग है आपका, अल्ट्रासोनिक होता है, ये पराध्वनिक होता है, ठीक है। अब इसको जो मापते हैं ना, मापने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं नंबर, उसको मैक नंबर बोलते हैं, मैक संख्या। कैसे मालूम चलेगा भैया, इतने सारे श्रव्य ध्वनियां हैं, अल्ट्रासोनिक से अलग है, कैसे मालूम चलेगा। इसको मैक नंबर से डिनोट करते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैक नंबर, मैक संख्या 1 से अधिक हो गया, स्पीड मैक नंबर से 1 से ज्यादा हो गई तो वो सुपरसोनिक कहलाती है, ठीक है। और अगर 5 से ज्यादा हो गई तो ये हाइपरसोनिक कहलाती है। अगर मैक नंबर 1 से ज्यादा है तो सुपरसोनिक, 5 से ज्यादा है तो हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक कहलाता है। और ये दोनों ही टाइप की, चाहे 1 से ज्यादा हो 5 से ज्यादा हो, अगर मैक नंबर में पहुंच गया तो ये अपने पीछे ना शॉक वेव छोड़ते हैं, त्रिभुजाकार, शंक्वाकार, सॉरी शंक्वाकार ये वेव छोड़ते हैं। साउंड वेव जो होते हैं ना, जैसे ये जेट प्लेन है, मान के चलो ये जेट प्लेन है, ये उड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, मान के चलो ये जेट प्लेन है, थोड़ा अच्छा ही बना देता हूँ, इस प्रकार का ये जेट प्लेन है, मान के चलते हैं। यहाँ पर कोई बैठा हुआ है ऐसे, तो ये पीछे जब उड़ता है ना, ये जब उड़ता है तो इस डायरेक्शन में क्या करता है, शंक्वाकार, ऐसे शंक्वाकार क्या करता है, साउंड वेव छोड़ते जाता है, ऐसे शंक्वाकार ये साउंड वेव छोड़ते जाता है, और इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो पूछा जाता है बहुत बार ये कि जेट विमान जो होते हैं वो अपने पीछे किस प्रकार के वेव छोड़ते हैं, तो शॉक वेव छोड़ते हैं। उनका आकृति कैसा होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो शंक्वाकार होता है, क्यूबोइक होता है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। क्या होता है, क्यूबोइक होता है। क्या होता है, क्यूबोइक, शंक्वाकार होता है, क्यूबोइक बोल रहा हूं, कॉनिक होता है यार, क्यूबोइक नहीं, कॉनिक, कॉनिक होता है,
कोन के आकार का होता है, शंक्वाकार। और ये शॉक वेव कहलाते हैं, बहुत डेंजर होते हैं, इससे पीछे अगर कोई खड़ा है ना तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए जहां से भी जेट विमान ट्रैवल करते हैं ना, उसके पूरे पीछे के एरिया को ना खाली करके रखा जाता है। तो याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड? पहला, दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है और इसके प्रतिकूल। दबाव, ऑप्शन बी, इस दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है और इसके प्रतिकूल। ठीक है, ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती, या पहले दबाव में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि होती है फिर कम होने लगती है, हालांकि दबाव बढ़ता रहता है। तो भैया जब भी प्रेशर की बात आए ना तो साउंड पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी प्रेशर आए तो साउंड पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रेशर कितना भी बढ़ाओ साउंड जैसा था वैसा ही रहेगा, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रभाव किसका किसका पड़ता है, लिख लो। पहला करता है टेम्परेचर का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। सेकंड है मॉइस्चर का, मॉइस्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। तीसरा है डेंसिटी, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। और किसका करेगा, आयाम का, एम्पलीट्यूड का कर सकता है, एम्पलीट्यूड का भी करेगा ये। तो ये सारी चीजें होती है, ये नोट कर लो, ठीक है। टेम्परेचर पर, ये सब पर करता है, तरंग दैर्ध्य पर भी करता है भाई, किस पर करेगा, और तरंग दैर्ध्य पर भी करता है। चौथा पॉइंट लिख लो जो नोट कर रहे हैं वो, लैम्डा, तरंग दैर्ध्य लैम्डा, वेवलेंथ, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर टेम्परेचर किसी मीडियम का बढ़ेगा, क्योंकि मीडियम में ही ट्रेवल करता साउंड, तो किसी भी अगर मीडियम में अगर साउंड, सॉरी मीडियम का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो साउंड का वेलोसिटी बढ़ेगा। टेम्परेचर डाउन, वेलोसिटी डाउन। मॉइस्चर, अगर आर्द्रता, अगर वायु अगर शुष्क है ना, एयर के मीडियम में काम आता है। अगर एयर मीडियम ड्राई है तो आपका ना ज्यादा आवाज नहीं फैलेगा, लेकिन वहीं ठंडी के दिनों में, बारिश के दिनों में देखना आपका आवाज ज्यादा ट्रैवल करता है। क्यों? क्योंकि हवा में नमी है, तो नमी, मॉइस्चर अगर है तो साउंड बढ़ जाता है, उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है। टेन डेंसिटी सेम, आपका जो शुष्क मौसम है, गर्मी के दिनों में हवा क्या होती है, रेयर हो जाती है, दूर दूर होते पार्टिकल्स, तो इजिली ट्रेवल नहीं कर पाता आवाज। लेकिन गर्मी के दिन, बारिश के दिनों में, ठंडी के दिनों में हवा डेंस हो जाता है, मॉइस्चर आ जाता है उसमें, तो डेंस मीडियम में ये इजिली ट्रेवल कर पाती है। लाइक डेंस मीडियम, एयर के अलावा और भी देख लो, आपका स्टील बहुत अच्छे से कैरी करेगा साउंड को। तो डेंस मीडियम में वेलोसिटी बढ़ जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डेंसिटी कम कर दो तो वेलोसिटी कम, टेम्परेचर कम कर दो वेलोसिटी कम, मॉइस्चर कम कर दो वेलोसिटी कम। ठीक है। देन है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। सीधी सी बात है ना, इसको कदम से याद रखना। तरंग दैर्ध्य मैंने आपको लाइट में भी पढ़ाया था, यहां भी बता रहा हूं। आप अगर बड़े कदम लेकर चल रहे हो तो आप जल्दी पार कर पाओगे रास्ते को, तो जल्दी रास्ते को पार किए मतलब आपकी स्पीड ज्यादा थी। आप अगर छोटे छोटे बच्चे की तरह चल रहे हो ऐसे ऐसे, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ये। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट राइट है? ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि का वेग क्या होता है, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, गर्मियों में अधिक होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से साउंड वेव बढ़ जाता है। अगला है, तो ये तो नहीं हो सकता, सर्दी और गर्मियों में एक समान नहीं, अलग अलग होगा। मौसम पर निर्भर नहीं करता है भैया, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक, सही बात है। सर अभी तो बोला आपने मॉइस्चर रहता है, तो बारिश के दिनों में, ठंडी के दिनों में हवा दूर तक जाती है, तो क्या एक ही मीडियम है कि साउंड क्रिएट करने का? साउंड क्या केवल हवा में क्रिएट होती है या हवा में चलती है? क्या आपके सॉलिड फॉर्म में, आपकी सॉलिड के अंतर्गत साउंड ट्रेवल नहीं करता क्या? आपके वाटर में ट्रेवल नहीं करता क्या? बिल्कुल करता है ना। तो उनमें भी तो ट्रेवल करेगा, तो उनमें गर्मियों के टाइम में अधिक करता है, इसलिए हम लोग गर्मियों को आंसर लेते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्ट होता है भैया, ये दोनों स्टेटमेंट। टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ रही है, आर्द्रता, नमी बढ़ने से भी वेलोसिटी बढ़ रही है। नमी के केस में आप केवल एयर को ध्यान में रखना, और गर्मी के समय में आपके बाकी दो मीडियम जो होते हैं ना, उसको ध्यान में रखना। तो सर्दियों की तुलना में गर्मी में अधिक होता है क्या? साउंड ट्रेवल। ठीक है, आगे 24, एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है, अ डिटर्मिनेस द स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम। किसमें? तरंग की स्वर विशेषता, माध्यम की प्रकृति, तरंग का आयाम, मतलब साउंड ऑफ द वेव, टोन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव, नेचर ऑफ द मीडियम, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो गति निर्धारित करती है, कौन करती है इनमें से? माध्यम की प्रकृति, माध्यम आपका आर्द्र है मतलब मॉइस्चर वाला है कि ड्राई है कि कैसा है, तो मीडियम की प्रकृति करती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। मीडियम दिखा तो मीडियम में ही आएगा आंसर। अगला प्रश्न है 25, एक ध्वनि तरंग के माध्यम की गणना करें जिसमें
आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति इतनी है। चलो ठीक है, निकालेंगे। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड, मतलब लैम्डा आपको निकालने बोल रहा है, ठीक है। हैवी फ्रीक्वेंसी एफ दे दी गई है, ठीक है, 200 हर्ट्ज। स्पीड दे दी गई है, मतलब वी की बात दे दी गई है। तो वी बराबर मैंने क्या पढ़ाया था आपको, लैम्डा इंटू एफ, यही तो पढ़ाया था। आपको लैम्डा चाहिए, आपका वी कितना दिया 400, आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 200 हर्ट्ज। टू आएगा किसमें, सब कट गया, मीटर में आएगा, मीटर में दिया था तो मीटर में आपका आंसर आएगा 2 मीटर आंसर हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान में रखना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये इधर नहीं आता क्या, नीचे वाले जैसे बोर्ड में आता है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम किसको बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तापमान को, बल को, गति को या दबाव को। तो क्या बढ़ाते हैं, अभी मैंने पढ़ाया था, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मॉइस्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो तापमान दिख रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही वाला भैया, सही वाला आंसर हो जाए टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओ किसी भी मीडियम का, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। आगे का प्रश्न देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है, क्या है। Which of the following statement about the speed of sound in different mediums at 25 डिग्री सेंटीग्रेड आर करेक्ट और रॉन्ग। स्टेटमेंट क्या है, ए वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद बी में क्या दिया है, आसुत जल में, जल बोला है लेकिन आसुत कैसा वाला, डिस्टिल्ड वाटर बोल रहा है, उसमें ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी 1498। तो दोनों तो सही है। वायु में इतना होता है, मतलब वहां तक पहुंच जाता है, वो एक्चुअल में वहां तक पहुंच जाता है। जो हम लोग 330 से 333 पढ़ते हैं ना, 330 से 333 मीटर पर सेकंड पढ़ते हैं, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। किस पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये नोट कर लो, याद रख लेना। 25 डिग्री पर बोल रहे तो बढ़ जाता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका क्या बोलना चाहिए कि वेलोसिटी बढ़ती जाती है पर डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, वेलोसिटी साउंड की बढ़ती है। तो 25 डिग्री पर 340 हो जाता है, सही बात है। आसुत जल का, डिस्टिल वाटर का ध्वनि की चाल 300 बोलता हूँ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1498 मीटर पर सेकंड होती है, दोनों सही है। तो ए और बी दोनों सही होते हैं। इसका क्या होता है, ए और बी दोनों सही आएंगे। और याद रख लेना ना, डिस्टिल वाटर का कितना बता रहा है 1498 और उसका 340, 25 डिग्री पर पूछता ही है। ये कमरे का तापमान होता है 25 से 27 डिग्री। अगला प्रश्न है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के भिन्न माध्यम, मतलब अलग अलग मीडियम में ध्वनि की चाल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट राइट या रॉन्ग है, बताओ। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल, ऑक्सीजन में स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन गैस इज 316 मीटर पर सेकंड। हाँ होता है, इतना ही होता है 25 डिग्री पर। आसुत जल में 1498 होता है, अभी मैंने पढ़ाया था। तो दोनों सही है, तो दोनों सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ए हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, ए और बी बोथ आर करेक्ट। अगला प्रश्न, दिए गए एक तापमान, अब इसको याद करने वाला चीज है, आपको याद करना पड़ेगा अलग अलग मीडियम के क्या क्या स्पीड होते हैं, उसको आपको याद करना पड़ेगा। अगला है, दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति क्या होती है, किसमें अधिकतम होती है। एट अ गिवन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन मैक्सिमम इन स्टील, एल्यूमिनियम, निकल या आयरन। तो ये सबसे ज्यादा जो होती है ना, ये आपके एल्यूमिनियम में होती है। किसमें होती है, एल्यूमिनियम में होती है। कितनी होती है, 6420 समथिंग होती है। ये 6420 होती है, 6420। ये आपकी 6020 या 40 समथिंग होती है, ठीक है। और ये 56 के आसपास होती है, 5600 से आगे कुछ रहता है, ये 51 के आसपास होता है। 100 की बात कर रहा हूँ, 51 अगर और 56 में ले रहा हूँ। एक्चुअल डेटा मैं आपको देख के बता देता हूँ। ओके, ये 5920 बता रहे हैं, 5920, ये 5130 या 60 है, ठीक है। ये 40 हो जाएगा आपका। 60-40 किसमें होगा, निकिल में होगा। किसमें होगा, 60-40 निकिल में होता है। 5920 इसका होता है, 6420 इसका होता है। 5920 स्टील का, एल्यूमिनियम का 6420, ये 5960 है। सॉरी, फिर से ही लिख देता हूँ, 5960, 6420, 60-40 और क्या 51-30, ये 51 है, 51-30, ये होता है आयरन का, ठीक है। तो ये याद रख लेना, आपके काम का है। एल्यूमिनियम को बहुत बार पूछता है, ये आपको पूरा पूरा सबका याद नहीं रखना है। एल्यूमिनियम का याद रख लो, स्टील का याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों का, बार बार पूछता है।
ठीक है, अगर एल्यूमिनियम ऑप्शन में नहीं है तो निकल आपका आंसर आएगा। तो ये हायरार्की आप याद रख लेना। ठोस में एल्यूमिनियम, देन निकिल आ रहा था, देन स्टील आ रहा था, देन आयरन आ रहा था। यही चार का हायरार्की याद कर लो। और याद किसका कर लो, 6220 का याद कर लो, और 6040 याद रख लो, और इसका 5960 याद रख लो। तो इसकी अधिकतम होती है। बाकी 1498 तो आपने देख लिया आसुज्जल का। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल द वेलोसिटी ऑफ द साउंड लोएस्ट? जल, वाटर में, स्टील में, ग्लास में, एयर में। 3 मीडियम थे, एयर, लिक्विड एंड गैस। तो एयर में सबसे कम होता था बोला, तो एयर आंसर दिया, तो एयर ही होगा। 330 से 333 तक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। इससे पहले मैं कहूंगा कि आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लो। अगर आप एनटीपीसी का बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, साथ में मैं ये कहूंगा कि लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा इस सेशन को, और शेयर भी कर दीजिएगा साथ में। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देखते तो हैं बट लाइक नहीं करते, तो लाइक कीजिएगा। उससे मेरा कुछ फायदा नहीं होता, उसमें मुझे पैसे वैसे नहीं मिल जाएंगे। ठीक है ना, हमारे यूट्यूब का एकदम ज़्यादा कुछ ग्रोथ हो जाएगा। हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ स्टूडेंट्स को वो चीज़ कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, और आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, उनके लिए मैं आपको पहले ही थैंक यू बोल चुका हूँ, और थैंक यू बोलता हूँ। आप लोग इतना सराह रहे हो इस सीरीज को, लगातार हम इसी तरीके से चलते चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? मतलब व्हाट इज द साउंड ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी कॉल्ड? नोट बोलते, पिच बोलते, टोन बोलते, हर्ट्ज बोलते। तो इसको बोलते टोन। उसका टोन ठीक नहीं था, टोन ठीक नहीं था। तो एक ही आदमी जब बात कर रहा होता है आपसे ऊंची आवाज में या खराब आवाज में बात करे तो क्या बोलते हो? उसका टोन ठीक नहीं बोलते ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका टोन ठीक नहीं है भैया। क्या नहीं है? टोन ठीक नहीं है। और टोन क्या होती है? एक आवृत्ति होती है। और अगर वही वैसे ही सेम टू सेम एक से अधिक आवृत्ति हो जाए ना तो उसको हम लोग नोट बोलते हैं। ये संगीत में होता है। संगीत में आपका तबला भी बज रहा है, पियानो भी बज रहा है, गिटार भी बज रहा है, कोई गा भी रहा है, तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के जब साउंड एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नोट, जो कि संगीत की होती है। और जब एक ही व्यक्ति के एक ही साउंड का हो तो उसको टोन बोलते हैं। ठीक है, तो एकल आवृत्ति की आवाज को द साउंड ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी कॉल्ड टोन। पिच क्या है? ये आप फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका पिच ज्यादा, उसका आवाज पतला। जैसे महिलाओं का आवाज पतला होता है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, पिच ज्यादा होता है। पुरुषों का आवाज मोटा होता है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी कम है, पिच कम होगी। ये सब क्या है? ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ध्वनियों की। अगला है, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया पर सेकंड कॉल इट। मतलब प्रति सेकंड किसी क्षेत्र से गुजर रहे तो उसको क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी, नोट बोलेंगे, पिच बोलेंगे, म्यूजिक बोलेंगे। तो इसको बोलते भैया इंटेंसिटी, तीव्रता। आपके कान में पर सेकंड, जैसे पाइप ले लो, पाइप से समझा देता हूं। पानी हर कोई भरते होंगे। पाइप आपके मोटे साइज का हो और से धीरे धीरे पानी निकले, पतले साइज का पाइप हो एकदम तेजी से पानी निकले, तो इंटेंसिटी पतले पाइप की ज्यादा होगी कि मोटे पाइप की? पतले पाइप की। वही है। तो प्रति इकाई क्षेत्र से प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊर्जा की, ध्वनि ऊर्जा की मात्रा इंटेंसिटी कहलाती है। और इंटेंसिटी का आपको मात्रक मैंने बताया हुआ है, क्या होता है कमेंट करके बताना। साउंड इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है कमेंट करके आप लोग बताएंगे। इंटेंसिटी इसका राइट आंसर था। और ये लाउडनेस, सॉफ्टनेस यही बताता है। एनर्जी सोर्स, मतलब जो सोर्स है ना साउंड सोर्स, उसके पावर रेटिंग पर डिपेंड करता है ये तीव्रता। प्लस परावर्तक सतहों पर डिपेंड करता है ये तीव्रता, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे हैं उस पर डिपेंड करेगा। और तीसरा चीज जो इस पर, ये जिस पर ये डिपेंड करता है वो है, जैसे साउंड डिपेंड कर रहा था ना अलग अलग चीजों पर, ये भी करता है 3 चीज पर। एक सप्लाई सोर्स पर जहां से साउंड निकल रहा है, दूसरा परावर्तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तीसरा सोर्स और श्रोता के बीच की दूरी पर। अगर बहुत ज्यादा दूरी पर है तो तीव्रता कम सुनाई देगी, एकदम पास में तो तीव्रता ज्यादा होगी। जैसे डीजे के एकदम पास में खड़े होते हो ना आप लोग तो साउंड ज्यादा रहता है, दूर रहते हो तो हल्का आता है। तो वही है। अगला है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा? फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या दिया है? ध्वनि की पिच किसके ऊपर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच अभी बताया था, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड या टेम्बर। तो किस पर करती भैया? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पर ही तो करती है ध्वनि की पिच। अभी मैंने बताया जिस भी व्यक्ति की पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी आवाज क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी, पतली आवाज हो जाएगी। लेकिन वही पिच में कमी है, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो पिच भी कम हो जाएगा, पिच कम हो गया तो आवाज कैसा हो जाएगा? ये इसके लिए क्या? मोटा। ये स्त्रियों की, लड़कियों की आवाज होती है और ये पुरुषों की आवाज होती है, पुरुष लिख लेना।
ठीक है। तो पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आवाज पतली होगी, फ्रीक्वेंसी कम है तो आवाज मोटी होगी। और पिच को ही हम लोग हिंदी में तारत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारत्व कहते हैं, तारत्व कहते हैं। अगला, ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें क्या प्रदान करती है? साउंड ट्रेवल थ्रू इन एयर एंड रीच आवर ईयर एंड गिव अस। संवेदना देती है, मैंने बोला था, कानों पर पहुंचकर संवेदना देती है। सेंसेशन ऑफ साउंड राइट आंसर होगा। प्रबलता, लाउडनेस तो आपको बताएगा भैया कि कितने ज्यादा मात्रा में है, वो क्वांटिटी को बताता है। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, कितने जल्दी जल्दी हमारे पास आ रहा है। संवेदना, ये साउंड बताता है। सबसे पहले आपके कानों को अगर कोई चीज पहुंच रही है कानों तक तो संवेदना बताएगी। जैसे आपको किसी ने छुआ, वो जोर से छुए, धीरे से छुए या सहलाकर चले जाए, वो आपकी सेंसेशन ही है जो आपको बताती है कि हाँ आपको कोई चीज टच कर रहा है। कितने जोर से कर रहे हैं डिपेंड करता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ध्वनि के लिए भी संवेदना ही होती है। ठीक है, तो सेंसेशन ऑफ साउंड इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? 34 मीटर, 36 मीटर, 17 मीटर, 10 मीटर। ये क्वेश्चन शायद ट्रांसलेट नहीं हुआ है, आपको जब टेलीग्राम में मिलेगा। बहुत स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा। हमारा टेलीग्राम है, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल, वहां पर सारे आपको जो भी एमसीक्यू कराए जा रहे हैं उसके पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। एमसीक्यूज के, ठीक है, क्लास नोट्स के नहीं मिलेंगे भाई। क्लास नोट्स पढ़ना है आपको, बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है हमारे साथ जुड़कर, तो परचेस करना पड़ेगा कोर्स। तो इनके आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो ये आपको ट्रांसलेट करके दे दिया जाएगा। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच की ध्वनि, मतलब प्रतिध्वनि क्या, इको बोलते हैं, इको को प्रतिध्वनि बोलते हैं। तो उसके लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, लिसनर है, उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? लगभग न्यूनतम दूरी तो 34, 36, 17 या 10, तो 17 मीटर। इसके दो और मानक है, 16.6 या तो 17.2, 16.6 या 17.2, दो और मानक है, याद रख लेना। मानक मतलब स्टैंडर्ड। एक तो 17 मीटर को आंसर लेते हैं लगभग में, या तो 16.6 ले लिया जाता है। ये भी स्पीड पर वेरी करता है, हवा की स्पीड क्या है, और एक 17.2 लिया जाता है। कैसे सर, ऐसे कैसे? ये नीचे एक है क्वेश्चन, उस पर भी बता दूंगा, अभी पहले और बता देता हूँ। आपकी वेलोसिटी होती है, ये मैंने बताया। वेलोसिटी क्या होती है भैया? डिस्टेंस कितने समय में ट्रैवल कर रहा है, यही तो वेलोसिटी होती है, यही तो आपकी क्या होती है? स्पीड होती है। 17 मीटर कैसे आएगा डिस्टेंस? आप कहीं पर खड़े हो, आपने चिल्लाया तो आपका साउंड वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। तो ये पहले इतना दूरी जाएगा, टकराएगा और फिर वापस इतना दूरी आएगा। तो ये सेम दूरी कितने बार गया? 2 बार, तो 2d हो गया। और इसी दूरी को t समय पर उसने तय किया और सेम स्पीड पर गया v। तो ये जब पूरा सॉल्यूशन करते हैं ना, v की स्पीड हम लोग कितना मानते हैं? 330 या 333 या 340 जो भी दिया हो, ये 46 जो भी दिया हो उसके अकॉर्डिंग। तो जब 330 के अकॉर्डिंग जाते हो तो यहाँ तक आता है। 333 में लगभग 17 आता है, और ज्यादा करते हो तो 17.2 के आसपास ये आता है समय। तो न्यूनतम 17 मीटर की दूरी ये होनी चाहिए। और ये एकदम ऐसे कैसे आ गया सर? समय कैसे मालूम चला? तो समय मालूम इसलिए चलता है क्योंकि हमारे कानों पर ना किसी भी आवाज की, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो आपके कानों पर वो आवाज केवल 0.1 सेकंड तक रहता है। केवल 0.1 सेकंड तक ही आपके कानों में उसका सेंसेशन रहेगा, उसकी संवेदना रहेगी, उसका गूंज रहेगा। 0.1 सेकंड बोले या 1/10 सेकंड बोलो, दो अलग अलग मानक है इसके। तो कानों पर उसका प्रभाव कितने समय तक रहता है किसी भी साउंड का? 0.1 सेकंड या 1/10 सेकंड तक। सॉल्व करके भी देख सकते हो। 330 की स्पीड से जा रहा था, 2d स्पीड में जाएगा, 1/10 सेकंड तक रहता है कानों पर। तब इसी 1/10 सेकंड तक था, मैंने आकाश बोलकर चिल्लाया, और उसी 1/10 सेकंड तक जब तक वो मेरे कान में नहीं आएगा मुझे इको नहीं लगेगा। अगर उसके बाद आता है तो मुझे लगेगा कि किसी दूसरे ने आवाज दिया है। तो ये 1/10 सेकंड तक ही वापस आएगा ना, तभी मुझे इको क्रिएट होते हुआ दिखेगा। तो 1/10। अब इसको आप उधर सॉल्व करने जाओगे तो कितना हो गया? पहले तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, ये हो गया। फिर इधर आपने 165 इंटू 1/10, पूरा 1/10 इधर आ गया। तो ये कितना हो गया? 16.5। तो 16.5 को 16.6 लिया जाता है। जब 230 है तो बढ़ा दोगे तो 17 मीटर पे चले जाता है, और बढ़ा दोगे तो 17.2 पर चले जाता है। तो ये तीनों मानक याद रखना है। तो स्रोत, सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का स्रोत कौन होगा? आप चिल्ला रहे हो तो आप होगे, इको तो वहीं सुनते हो ना पहाड़ों पर जाकर। तो ये तो यहां पर के अकॉर्डिंग आंसर था आपका 17 मीटर। दो अलग अलग याद रखना है, 16.6 और एक 17.2। ठीक, तो पूरा मैंने करके बता दिया। अगला प्रश्न है, एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दिया। यदि ध्वनि की गति 346 मीटर पर सेकंड है तो लड़का चट्टान से कितनी दूरी पर है? सिंपल, वेलोसिटी कितना दे दिया? 346।
डिस्टेंस कितना है हमें नहीं पता, डी डिस्टेंस पर होगा वो, ठीक है। और 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दी, 3 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनाई दी है, तो ये भैया जो डी है एक जाने का होगा और फिर वापस आने का भी होगा, तो ये टोटल कितना हो गया 2D होगा कि नहीं होगा, 2D होगा। और बटे क्या होगा ये आपका चट्टान से कितना सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड का था। सॉल्व करके देखें तो ये 2 से कटेगा, क्या कट रहा है 2 1 कम 2, 2 से 14, 2 3 6, तो डी बराबर मल्टीप्लीकेशन 3 3 9, 3 7 21 का 1 2, 3 कम 3 2 5, 519 कितना हो गया 519, तो मीटर में आंसर आ गया आपका 519। समझ में आया? ये 2D ही लेना, सिंगल डी नहीं लेना। सर d/2 करके लूंगा क्या, तो अलग अलग सॉल्व करो। फिर मैं हाफ हाफ मान के चल के सर मैं डी हाफ इधर मानता हूँ हाफ इधर मानता हूँ, मैं डी लेकर बना रहा हूँ सर, ऐसे करके बोलोगे ना तो भैया इसको भी हाफ लो, फिर इसको भी हाफ लेकर आपको चलना पड़ेगा, उसके अलग है वो, इस तरीके से बनाओ। फिर आप टोटल t बराबर t1 जाने का समय प्लस आने का समय, टोटल ये t था 3, इसके अकॉर्डिंग आप अलग रखना, इसके अकॉर्डिंग आप अलग रखना, तो आपका d आएगा। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से आप अलग अलग सॉल्व करोगे। तो 519 आया, सिंपल सा फॉर्मूला टू d/t से आप कर लेना, 519 मीटर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं रेलवे में। अगला प्रश्न है लगातार या एक से अधिक, एकाधिक मतलब एक से अधिक के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। किसके कारण? विरलन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन या अपवर्तन। विरलन तो भैया विरलन और संपीड़न तो एक ही बार होता है। लॉन्गिट्यूडनल आपके वेव चल रहे हैं, उसमें आपका कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन दोनों साथ में होता है, तो केवल इसके कारण तो नहीं सुनोगे आप, दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार क्यों सुनते हैं? कारण है आपका परावर्तन। परावर्तन के कारण क्या मतलब रिफ्लेक्शन, वो लगातार रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, आपने जो बोला वो लगातार परावर्तक सतहों से टकराकर मेरे कान तक आ रहा है, ऐसे कहीं से भी ऐसे आ रहा है, तो लगातार परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होता, रिफ्लेक्शन होता है, तो ये अपवर्तन नहीं होता, परावर्तन ही होता है ध्वनि में। विवर्तन क्या होती है? विवर्तन की घटना ये होती है कि, अच्छा इसका एग्जाम्पल समझा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि विवर्तन की घटनाएं क्या होती है, ठीक है। जैसे ये रूम है, इस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं और ये रूम का आवाज बाहर भी जा रहा होगा, केबिन में जा रहा होगा, नीचे वाले रूम पे जा रहा होगा, तो ये आवाज यहां से बाहर जा रहा है, ये कौन सी घटना होती है? ये घटना होती है आपकी विवर्तन। कौन सी? विवर्तन, ये वाली घटना होती है, ठीक है। कैसे होती है सर? ये ऐसे होती है भाई कि मैंने बोला और यहाँ पर खिड़की है, यहाँ पर दरवाजे हैं, यहाँ पर सुराख है, उनके माध्यम से आवाज क्या हुआ, उन छोटे छोटे माध्यमों से बाहर निकल गया। सेम लाइट में भी यही होता है, कोई बड़ा सा माध्यम है, लाइट से बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर लाइट पड़ा और लाइट जैसे ये था, इस पर लाइट पड़ा, लाइट पड़ने के बाद ना इसके किनारों से ऐसे ऐसे ना रोशनी मुड़ जाएगी, इसी मुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। सेम साउंड परावर्तक सतहों से टकरा रहा है और जो छोटे छोटे छेद बने हुए हैं ना दरवाजों पर या रोशनदान पर या खिड़की पर, वहां से ट्रेवल करके बाहर जा रहा है, तो टकरा कर बाहर नहीं कर रहे हैं, मुड़ रहे हैं ना, तो वही विवर्तन है। तो ध्वनि का या प्रकाश का किसी भी सतह से टकरा कर मुड़ना ही विवर्तन कहलाता है। तो ये आप इसके बारे में एक एग्जाम्पल याद रख लो, एग्जाम में पूछा गया है रेलवे के एक बार। सारे क्वेश्चन क्योंकि एक साथ लाने पॉसिबल नहीं होते, तो मैं आपका इसका एग्जाम्पल के थ्रू बता दे रहा हूँ कि आप किसी दूसरे कमरे में बैठे व्यक्ति का आवाज सुनते हो, ये ध्वनि की कौन सी घटना है? विवर्तन है ये। समझ में आया? ठीक। और परावर्तन, इको सुनने के लिए भी परावर्तन की आवश्यकता पड़ती है। सोनार जो काम करता है ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, वो उसके लिए भी आपकी परावर्तन रिफ्लेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। बिना रिफ्लेक्शन के आप नहीं सुन सकते। जो ईसीजी करते हैं हम लोग, इको कार्डियोग्राम करते हैं ना, उसके लिए भी इसी परावर्तन की जरूरत पड़ती है। या डॉपलर इफेक्ट बोल सकते हो, स्पेशली डॉपलर इफेक्ट, लेकिन है कौन सी घटना? परावर्तन की घटना है। अगला प्रश्न, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि या परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल कितना होना चाहिए? मतलब टाइम डिफरेंस कितना होना चाहिए? किसके किसके बीच में? मूल ध्वनि ओरिजिनल, मतलब मैंने अपना नाम चिल्लाया आकाश और वापस मेरे कान में आकाश रिप्लाई आना चाहिए, इसके लिए कितना? तो ये मूल ध्वनि जो मैंने चिल्लाया और वापस लौटकर जो आकाश वाली आवाज आ रही है, उसके लिए कितना समय होना चाहिए? अभी बताया था 1/10 सेकंड। इसी को क्या बोलते हैं? 0.1 सेकंड। क्या बोलते हैं? 0.1 सेकंड। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इतने ही टाइम तक संवेदना रहेगी और इतने ही टाइम में वापस लौटकर आना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत बार पूछ दिया गया है। जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। मतलब क्या बोल रहा भैया, कोई समुद्र है या कोई भी वाटर लेवल वाला सरफेस है, उसके नीचे कोई चीज कितनी दूरी पर है, किस डायरेक्शन में है और कहां पर है, उसका पता अगर लगाना है तो उसके लिए साउंड, ये जो सोनार सिस्टम है उसमें कौन कौन से उपकरण रहते हैं?
तो पहले तो मैं साउंड भेजूंगा, तो साउंड भेजने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो ट्रांसमीटर चाहिए। बिना ट्रांसमीटर के मैं साउंड या सिग्नल कुछ भी नहीं भेज सकता, पहला चीज। और कितनी दूरी पर है वो रिफ्लेक्ट होकर, इको के माध्यम से ही होता है, मैंने बोला परावर्तन के माध्यम से ही होता है। मतलब मैंने बोला ये सबमरीन चल रहा है, मान के चलो आपने यहाँ से जहाज में से अपने कोई सिग्नल भेजा, तो ये ऐसे जाएगी तभी तो टकरा कर वापस आएगी, और जब टकरा कर वापस आएगी तो क्या करना चाहिए, रिसीवर तो होना चाहिए। तो रिसीवर, तो आपके ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दो ऐसे उपकरण होने चाहिए सोनार में जो उसके नीचे में मौजूद किसी भी चीज का पता लगाए। तो किसमें दिया, एम्पलीफायर स्पीकर, एम्पलीफायर उसको बढ़ाएगा सिग्नल को, स्पीकर का कोई काम नहीं रहता, माइक्रोफोन स्पीकर का कोई काम नहीं है। ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर, इसी रिसीवर को हम लोग डिटेक्टर बोल सकते हैं। डिटेक्ट करने का भी काम क्या है, रिसीव करना डिटेक्ट करना सेम चीज है। तो ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर दोनों लगा होना चाहिए। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करने के लिए, डिटेक्टर खोज कर उसको बताने के लिए। ऐसे रडार में बताएगा ना भैया, इसके अंतर्गत स्क्रीन ऐसे लगे होंगे जिसमें बताएगा कि हाँ इतनी दूरी पर इस डायरेक्शन में इस एरिया पर कोई पदार्थ है, कोई सबमरीन है, कोई पत्थर है रखा हुआ है। तो ट्रांसमिशन एंड डिटेक्टर दोनों की आवश्यकता पड़ती है सोनार के अंतर्गत। लास्ट क्वेश्चन है, सोनार का पूरा नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यापम में तो भैया हद पार पूछा है इसको, जब भी 3-4 बार क्वेश्चन पेपर हुए हैं अभी तक जितने में, 3-4 बार आपको ये देखने मिल जाएगा। और हद पार 4 बार को इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें साइंस के ही वेटेज कम रहते हैं व्यापम के एग्जाम में, आपको पता है इसलिए, ठीक है। तो सोनार का पूरा नाम क्या है, साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रेंजिंग, कई बार बोल चुका है। साउंड नेविगेशन एंड रीचिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रीचिंग। तो इसका आंसर आप लोग बताना, कई बार तो बता दिए ना, सोनार का फुल फॉर्म अभी और बोला था। तो 40वां का भी आपको आंसर कमेंट करके बताना है, ऑप्शन क्या आएगा, कौन से ऑप्शन में सही नाम इसका लिखा हुआ है। मैंने बार बार बोल के आपको बताया है, तो आपके माइंड में होगा, वो मेरी आवाज गूंज रही होगी अभी अभी आपके कान में, तो आप बता पाओगे, ठीक है। तो ये थे 40 क्वेश्चन आपके साउंड से रिलेटेड। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग बोल सकते हैं कि सर साउंड ये वाले क्वेश्चन में कुछ तकलीफ है, समझ में नहीं आया, वो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बता दूंगा। और अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है ये सेशन, ठीक है। और हम प्रयास करें कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसी के तरीके के आपको क्वेश्चन कराए। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, और एनटीपीसी हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, अपने क्वेश्चन को वो रिप्लीकेट करता है, बार बार दोहराता है, बार बार दोहराता है, ठीक है। तो इसमें अब ऐसे कोई कमेंट नहीं कर देना सर इसमें कूट वाले क्वेश्चन क्या है, कूट वाले क्वेश्चन क्या है। एक बार कूट वाला क्वेश्चन क्या दे दिया व्यापम, आप इतने तड़प गए हो जैसे पानी से मछली को बाहर निकाल कर रख दिया गया, ऐसा नहीं होता है। केवल कंप्यूटर के क्वेश्चन कूट वाले थे, आपके हिस्ट्री के, आपके जियोग्राफी के, आपके पॉलिटी के, ये सब के क्वेश्चन थे क्या कूट वाले, नहीं थे। हिंदी में भी एक क्वेश्चन था कूट वाला, तो थोड़ा विजन आपका फैलाओ। 30 क्वेश्चन के चलते आप पूरी तरीके से उसके पुराने पैटर्न को भूल नहीं सकते। और ये तो हम लोग फिर भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो एनटीपीसी में जैसा पैटर्न था इसमें कूट वाले भी आते, कूट वाले भी आपको क्वेश्चन कराएं साउंड से संबंधित, तो ऐसे ये चलती रहेंगी, ठीक है। और व्यापम के भी क्वेश्चन को मॉडिफाइड करके हम लोग आपके लिए ला रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।